हाँ जी। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो जेरोप्थेल्मिया, जो कि सिस्टेमिक ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। अब पहली बात, सिस्टेमिक ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है, तो इसके लिए अपन शॉर्ट में समझते हैं कि हमें यदि कंप्लीट ऑप्थेल्मोलॉजी का ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो इसके लिए हमें बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि सीक्वेंस से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यदि हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता है तो हम फर्दर उसके ऑप्टिक्स और रिफ्रैक्शन एरर्स को समझ सकते हैं। ठीक। इसके बाद यदि ये दोनों चीज़ें तो फंडामेंटल्स हो गए। इसके बाद थोड़ी सी अप्लाइड चीज़ें हैं, डिजीज ऑफ आई, यानी कि प्रत्येक आई के स्ट्रक्चर, यानी लिड से संबंधित डिजीज, लेंस से संबंधित डिजीज, ठीक है, कॉर्निया से रिलेटेड डिजीज या फिर फंडस से रिलेटेड डिजीज। तो इन सबको हम इंडिविजुअल जब अध्ययन करते हैं तो उसके लिए क्या हो गया, डिजीज ऑफ आई। इन सब के बाद, डिजीज ऑफ आई के बाद उसकी थेरेपेटिक्स यानी कि फार्माकोलॉजी, यानी कि उसकी मेडिसिन्स क्या है, इमरजेंसी ड्रग्स क्या हैं, ओकुलर में ट्रीटमेंट के समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो ये सब सीखने को मिलता है। यानी कि जो फंडामेंटल्स के तौर पे देखें तो एनाटमी और रिफ्रैक्शन एरर देखें, इसके बाद डिजीज ऑफ आई, फिर ओकुलर यानी कि मेडिसिनल तौर पे अपन क्या फार्माकोलॉजिकल यूज करेंगे उससे रिलेटेड। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो लास्ट स्टेज है वो सिस्टेमिक एंड कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी आती है। यानी कि अब देखिए, आपने जितनी भी आपके पास नॉलेज थी यहाँ तक कि ऊपर की 3 या 4 से, तो अब क्या है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के आई में एक ऐसी चीज़ हुआ जिससे कि उसकी कॉर्निया से लेके फंडस तक सब एसोसिएटेड इफेक्टेड हुए। यानी कि एक को कॉर्निया तक इन्फेक्शन आया, वो इन्फेक्शन या फिर क्या बोल सकते हैं, कोई भी एबनॉर्मलिटी आई जो कि फर्दर ट्रीट ना करें तो वो धीरे धीरे पहुंच गया आपके फंडस तक। तो अपन जो डिजीज ऑफ आई पढ़े हैं तो इसमें इंडिविजुअल पढ़े हैं, यानी लीड से रिलेटेड, ठीक है, कंजक्टाइवा से रिलेटेड, बल्बर कंजक्टाइवा से, फिर समथिंग कॉर्निया से, रेटिना से, इंडिविजुअल पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टेमिक बोलने का मतलब है कि एक इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है, उसके आई सिस्टम के अंतर्गत सारे पार्ट्स एसोसिएटेड हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो डिजीज होती है उसको सिस्टेमिक बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पूरे आई सिस्टम इफेक्टिव होते हैं, तो इसमें आता है आपका जेरोप्थेल्मिया। इसमें कॉर्निया से लेके एक्स एन से लेके अपन चल जाते हैं X3B तक, ठीक, और इसके बाद फंडस तक पहुंचते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी आई सिस्टम डैमेज हो रही है, तो उसके लिए इसको सिस्टेमिक ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है कम्युनिटी, यानी कि जो ब्लाइंडनेस का केस होता है, ठीक है, ये सिस्टेमिक क्या है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति का आई सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि आई सिस्टम अफेक्ट हो रहा है किसका, पूरा कम्युनिटी का। यानी कि जो ब्लाइंडनेस होती है, तो ब्लाइंडनेस क्या होता है, पूरा कम्युनिटी अफेक्ट होती है, तो उससे रिलेटेड है, तो वो जो ऑप्थेल्मोलॉजी की अलग से स्टडी करते हैं, तो सिस्टेमिक एंड कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। चलिए, तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब अपन टॉपिक पे आते हैं जेरोप्थेल्मिया के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेरोप्थेल्मिया होता क्या है, डेफिनीशन क्या है, इसको समझते हैं, और इस डेफिनीशन में हम आपको जो सिस्टेमिक ऑप्थेल्मोलॉजी टर्म है उसको कोशिश करेंगे कि सम अप हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले ये डेफिनीशन कौन दिया, WHO एंड USAID, यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कमिटी है, तो इसके द्वारा कंबाइन रूप से दिया गया। तो इसमें बताया क्या गया है कि ऑल द ओकुलर मैनिफेस्टेशन, यानी आँख में जो भी परिवर्तन होंगे, ठीक है, या बदलाव, किसकी वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के। पहली बात याद करने की कि ऑल ओकुलर मैनिफेस्टेशन, यानी आँख के सभी जो भी है मैनिफेस्टेशन जो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, पहली बात। ठीक, दूसरी और क्या ऐड करना है, इंक्लूडिंग नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल चेंज, केवल उसके आँख की संरचनात्मक विकृतियाँ ही नहीं, ठीक है, परिवर्तन ही नहीं, अफेक्टिंग द कंजक्टाइवा, कॉर्निया, ओकेजनली रेटिना, यानी कंजक्टाइवा से लेके कहाँ तक पहुँच गया, रेटिना तक, बट आल्सो बायोफिजिकल डिसऑर्डर ऑफ रेटिना, रोड एंड कोन्स फंक्शन। यानी कहने का मतलब है कि जो जेरोप्थेल्मिया है, यानी कि पूरी की पूरी आई सिस्टम कहाँ से, बोलने का मतलब कि उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेज किसकी, तो कॉर्निया से लेके कहाँ पहुँच गया, रेटिना तक। इसके बीच की स्ट्रक्चरल चेंजेज जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो या फिर समथिंग
ठीक। बट आल्सो बायोफिजिकल चेंजेज या डिसऑर्डर्स को भी इसने इंक्लूड किया है। रेटिना के अंतर्गत जो रोड्स एंड कोन होते हैं मैक्यूल और उसके पेरिफेरी पे, उससे रिलेटेड उसके फंक्शंस को भी अफेक्ट पहुंचाता हो, यानी कि जेरोप्थेल्मिया पूरे सिस्टेमिक ऑप्थेल्मोलॉजी को कंक्लूड करेगा। यानी कि आप डेफिनेशन के तौर पे क्या बोलोगे कि ऑल द ओकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक, इंक्लूडिंग नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल चेंज, वो जो चीज़ें हैं उसकी ओकुलर मैनिफेस्टेशन केवल स्ट्रक्चरल चेंज तक सीमित नहीं है, बट अफेक्टिंग द कंजक्टाइवा, कॉर्निया, ओकेजनली रेटिना, ठीक है, कभी कभी रेटिना को भी, बट आल्सो द बायोफिजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ रेटिना, रोड एंड कोन्स फंक्शन। ये सारी चीज़ें आपको जेरोप्थेल्मिया के अंतर्गत कंसीडर करना है, यानी ओवरऑल आई सिस्टम, ठीक है, यानी कि जो ऑकुलर सिस्टम है उसको ही कंसीडर करना है कि वो सारी की सारी चीज़ें जेरोप्थेल्मिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक। फिर ये तो अपनी डेफिनीशन हो गया कि वो जो टर्म्स था WHO और USAID के कमेटी के अंतर्गत 1976 के अंतर्गत दिया गया था, ठीक। इसके बाद जो है डेफिनीशन में क्या क्या चीज़ें आपको कंबाइन करनी है, यानी कि डेफिनीशन पूरा करने के लिए जो जो बातें हैं, 3 बातें हैं मेनली, ठीक है, ऑल ओकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेज और बायोफिजिकल चेंजेज ऑफ रेटिना, रोड एंड कोन्स, ये सारी बातों को आपको डेफिनेशन में आपको सबमिट करना रहेगा। फिर इसके बाद इटियोलॉजी की बात करते हैं। तो इटियोलॉजी में अपन को पता है मेन जो फैक्टर थे विटामिन ए की डेफिशिएंसी, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी किसको, तो आपकी सेल्स के पास, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि आपकी आई से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है उनके पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी होना। तो ये चीज़ें 2 तरीके या 3 कुछ तरीक़ों से हो सकती हैं। जैसे 2 मेनली है, एक तो डाइटरी डेफिशिएंसी, आपके जो फूड है उसमें जो सोर्स ऑफ विटामिन ए है वो अब्सेंट है, या फिर आपकी जो बॉडी है द फूड में सोर्स ऑफ विटामिन ए है लेकिन वो डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर पा रही है, ठीक है। यदि एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर पा रही तब पर भी आपकी जो सेल है जिसको चाहिए विटामिन ए, उस क्या हो रहेगी, वो डेफिशिएट रहेगी, ठीक है। तो 2 तो मेन फैक्टर हो गए, लेकिन ये 2 मेन फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिस्टेमिक ऑप्थेल्मोलॉजी और सिस्टेमिक के साथ कम्युनिटी वाले, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अपन को थोड़ा सा सोशल वेलबीइंग के साथ सोचना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये तो इंडिविजुअल की समस्या होगी, किसी एक व्यक्ति में डाइटरी डेफिशिएंसी है या फिर डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इसकी वजह से उसको जेरोप्थेल्मिया क्रिएट हो सकता है। बट डेफिशिएंसी डज नॉट अकर एज एन आइसोलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो डेफिशिएंसी है ये आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक प्रकार से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी PEM, यानी कि एक प्रकार से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत भी हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन होता है उसके वजह से भी ये चीज़ें क्रिएट हो सकती है जेरोप्थेल्मिया। तो आपको इटियोलॉजी में 3 से 4 बातें ध्यान रखनी है। एक तो डाइटरी डेफिशिएंसी, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन, इनकी वजह से क्या है कि जेरोप्थेल्मिया क्रिएट हो सकता है। अब आगे आते हैं WHO की जो क्लासिफिकेशन है 1976 के अंतर्गत जो क्लासिफिकेशन दिया गया था या मॉडिफाई किया गया था, उसमें उन्होंने एक तो इनके लिए कोड बताया और उनकी जो फुल फॉर्म है उसके लिए, तो एक्सन, यानी कि एक्सन का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, फिर X1A कंजक्टाइवल जेरोसिस, जेरोसिस यानी ड्राइनेस, ठीक, X1B बेटॉइट स्पॉट, या फिर इसको कंजक्टाइवल जेरोसिस के अंतर्गत ही विथ कंजक्टाइवल जेरोसिस बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये कंजक्टाइवल जेरोसिस की सेकेंड स्टेज या डेवलप्ड स्टेज जब आती है तो बेटॉइट स्पॉट बन जाते हैं। फिर X2 कॉर्नियल जेरोसिस, फिर X3A कॉर्नियल जेरोसिस या अल्सरेशन, फिर X3B यानी केरेटोमेलेशिया, यानी ये जो X3A X3B है ये इसका भी क्या है, जब साइज बड़ा हो जाता है तो उसको केरेटोमेलेशिया बोलते हैं, यानी कि कॉर्नियल जेरोसिस या विथ अल्सरेशन जो है वो जब केरेटोमेलेशिया में जब साइज बड़ा हो जाता है तो उसके लिए केरेटोमेलेशिया शब्द प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है XS जो कि कॉर्नियल अस्कार फ्रॉम जेरोप्थेल्मिया की वजह से यदि कॉर्नियल अस्कार बनता है, और फिर XF यानी कि जेरोप्थेल्मिक फंडस। तो ये सारी चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जेरोप्थेल्मिया में, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये
जो ऊपर के हैं लाइन की, जो ऊपर की चीज़ें ये प्राइमरी हैं, ठीक है, ये प्राइमरी इफेक्टिव पहुंचाएंगे, और जो नीचे लाइन के नीचे हैं वो सेकेंडरी अफेक्टेड है, ठीक है। यानी कि जो डायरेक्ट जेरोप्थेल्मिया से एसोसिएटेड है उसके लिए क्या है कि ऊपर की नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवल जेरोसिस, बेटोट स्पॉट, कॉर्नियल जेरोसिस, कॉर्नियोजेरोसिस विद अल्सरनेशन, केरेटोमेलेशिया, ये जो स्टेज हैं ये डायरेक्ट जेरोप्थेल्मिया से अफेक्टेड है। और नीचे के जो दो हैं वो जेरोप्थेल्मिक फंडस हो या फिर जेरोप्थेल्मिक कंडीशन में कॉर्नियल स्कार बन रहा है तो उसके लिए हैं, यानी ये सेकेंडरी हैं, ऊपर के हैं वो प्राइमरी हैं। तो ये अपनी क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद फर्दर देखते हैं, एक एक इंडिविजुअल क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं और कुछ इमेजेस समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, इट इज़ अर्लियर सिम्टम ऑफ जेरोप्थेल्मिया, यानी कि सबसे पहले जो, यानी कि पहली पहली जो चरण है वो क्या मिलेगी जेरोप्थेल्मिया में, कि आपको अर्ली सिम्टम में नाइट ब्लाइंडनेस मिलेगी। यानी नाइट ब्लाइंडनेस कहने का मतलब कि रात में दिखाई नहीं देना, हाँ बात वही है, लेकिन शब्द और भावार्थ में अंतर है। रात में तो किसी को भी दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या नहीं दिखाई देता उस पर मायने रखता है। जैसे यहाँ पे इमेज है, सब ओवरऑल टोटल का टोटल नाइट व्यू है। आपने, आपकी यदि आप नॉर्मल हो तो आपको ऐसी सीन दिख रही है, ठीक है, और ऐसी सीन दिख रही है, यानी रात में भी आपको दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, ठीक है। लेकिन जो नाइट ब्लाइंड वाले होते हैं उन्हें यही चीज़ ब्लर दिखती है, यानी कि उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि एक्चुअली सामने है क्या, ठीक है। तो ये आपको अनुभव, आप यदि खुद प्रॉब्लम में रहे हुए तब आपको समझ में आएगा कि ऐसी दिक्कत है, वरना आप सामने वाले को कितना समझ सकते हो उसके हिसाब से आप नाइट ब्लाइंडनेस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से मिलती है, तो गार्जियन और रिलेटिव्स देते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेज होती है इसको पेशेंट के लिए सामने वाले को एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल जाता है, क्योंकि सामने वाला इस चीज़ को समझ नहीं सकता। आप बोलोगे मेरे को दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तब जाके वो थोड़ा बहुत नोटिस करने चालू करेगा। तो फर्स्ट स्टेज होती है XN, जिसको कि नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन। इसके बाद दूसरे पे आते हैं X1A, जिसको बोलते हैं कंजक्टाइवल जेरोसिस, ठीक। तो इसके अंतर्गत, यानी जेरोसिस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ड्राई आई बोलते हैं, ठीक है, वो भी कंजक्टाइवा के एसोसिएटेड ड्राइनेस है, ठीक है। तो अब देखो, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वन या मोर पैचेज, ठीक है, आपकी जो कंजक्टाइवा है उसके ऊपर एक या अनेक कैसा पैच बन रहा है जो कि ड्राई हो, लस्टरलेस यानी कि जिसमें चमक ही ना हो, ठीक, नॉन वेटेबल यानी कि गीलापन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, कंजक्टाइवा विच हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ, क्या है, इमर्जिंग लाइक सैंड बैंक, ठीक है, यानी जो होती है ना रेगिस्तान में जब आंधियाँ चलती हैं, इसके बाद जो एक कहीं पे टीले बनते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से जो रेत इकट्ठे होते हैं वैसी अपीयरेंस होती है। जब बच्चा क्या होता है कि रो के चुप होता है ना, व्हेन द चाइल्ड सीसेस टू क्राई, यानी जब वो चुप होता है क्राई करने के बाद, तो उस समय जैसे दिखती है, तो उसके जो कॉर्निया है उस पर एक या अनेक पैचेज रहेंगे जो कि उसके कैसा रहेगा, ड्राई, लस्टरलेस, नॉन वेटेबल, ठीक है, और वो कैसे दिखेगा, सैंड बैंक की तरह, ठीक है। अब देखो दीज पैचेज, अब वो जो पैच है वो कैसा रहेगा, दीज पैचेज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व द इंटरपेल्पेब्रल एरिया, ठीक, ऑलमोस्ट वो कैसा रहेगा, इंटरपेल्पेब्रल एरिया पे दिखेगा, लेकिन किस साइड, तो टेम्पोरल क्वाड्रेंट और कभी कभी क्या ऑप्टन नेजल क्वाड्रेंट, दोनों तरफ मिल सकता है, ठीक है। या तो इंटरपेल्पेब्रल जो एरिया है वहाँ पे तो वो हमेशा दिखेगा, वो जो पैचेज हैं आँख पे वो दिखेंगे किस साइड में, टेम्पोरल क्वाड्रेंट के तौर पे और नेजल क्वाड्रेंट के तौर पे दोनों तरफ मिल सकते हैं। और इसको मैं इमेज से दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एडवांस केसेस में क्या होता है कि इंटायर बल्बर कंजक्टाइवा में बी अफेक्टेड, ठीक, यदि एडवांस नेचर में जाएगा तो वो आपका बल्बर कंजक्टाइवा को भी अफेक्ट पहुंचा सकता है। इसके बाद देखो, यदि टिपिकल जेरोसिस में भी एसोसिएटेड विद द कंजक्टाइवल थिकनिंग एंड रिंकलिंग एंड पिगमेंटेशन, यदि टिपिकल कंजक्टाइवल जेरोसिस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो कंजक्टाइवा है वो मोटा हो जाएगी, उस पर रिंकल्स बन जाएंगे या पिगमेंटेशन बन सकता है। अब अपन इसको इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अब तक जो समझाया वो यही है कि आपकी कंजक्टाइवा के ऊपर एक या अनेक पैच बन जाएंगे, ठीक है। वो जो पैच कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, जिसमें चमक नहीं होती, गीले नहीं होते, ठीक है, यानी सूखे सूखे से रहते हैं और ऐसा लगता है कि बालू इकट्ठा हुआ है कहीं पे। और वो जो पैच होता है वो हमेशा क्या, आपके इंटरपेल्पेब्रल जो एरिया है उसके बीच में या तो
टेम्पोरल रीजन की क्वाड्रेंट के तौर पे या फिर नेजल क्वाड्रेंट के दोनों तरफ मिल सकता है। ठीक, तो ये मैंने आपको समझाया। अब इसको इमेज से देखते हैं। जैसे देखो, ये है यहाँ पे जो इमेज है, इसी का अपन स्केच के तौर पे देखेंगे तो वेल क्लियर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कंजक्टाइवल जेरोसिस दिख रहा है, यानी कि कंजक्टाइवल में एक प्रकार से क्या बोले रिंकलिंग है। ठीक, और यहाँ पे देखो हल्का से पिगमेंटेशन शो हो रहा है। नॉर्मल तो कंजक्टिवा ये है, ये देखो पिगमेंटेशन शो हो रहा है। ठीक, और एक प्रकार से लस्टरलेस है, यानी कि ये जो नॉर्मल जो चमक है आपकी कंजक्टिवा की, वैसी तो यहाँ पे दिख नहीं रही है और ड्राई दिख रहा है। तो ये क्या है, कंजक्टाइवल जेरोसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो इमेज है 2 वर्ष के बच्चे का है। ठीक है, जेरोसिस रिंकलिंग एंड डार्क कलरिंग ऑफ द कंजक्टाइवा ऑफ ऑन साइड। ठीक है, वन साइड कॉर्नियल ड्राई एंड डल जेरोसिस, कॉर्निया में भी है, वो आगे की स्टेज है। ठीक, तो अपन पहला देख लिए कि X1A कंजक्टाइवल जेरोसिस क्या है, इसको समझे, इमेज देखे। फिर फर्दर यही जो है इसको और अच्छे से इमेज में दिखाया गया है। जैसे ये वाइटोट स्पॉट है, रफ कंजक्टाइवा हो गई। ठीक है, ये जो दाने दाने दिख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो, ये ओरिजिनल इमेज है, इसमें इसको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका स्केच डायग्राम देखो। तो यहाँ पे क्या है कि जो डॉटर डॉटर दिख रहे हैं, ये तो आपके वाइटोट स्पॉट हो गए। ठीक है, और बाकी ये रफ कंजक्टाइवा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रफ कंजक्टाइवा होने का मतलब ही कि आपके कंजक्टाइवल जेरोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसके बाद अगला स्टेज जो है X1B, जिसको बाइटोट स्पॉट बोलते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो पहला जो कंजक्टाइवल जेरोसिस है, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन ऑफ द जेरोटिक प्रोसेस, यानी कि जो जेरोटिक प्रोसेस है उसका और डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो स्टेज कौन सा बन जाती है, X1A से स्टेज बदल के X1B में चला जाता है। ठीक है, जैसे ए वाला इमेज है, इसमें देखो पहले तो आपको रफ ऑफ कंजक्टाइवा मिला। ठीक है, जब रफ ऑफ कंजक्टिवा लंबे समय तक बना रहा तो वहाँ पे क्या हुआ कि बीटोट स्पॉट बन आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेसिव स्टेज में बन जाता है। लेकिन अब जब बात ही हो रही है कि बीटोट स्पॉट होते क्या हैं, तो क्या होता है, देखो पहली बात तो एक राइज्ड सिल्वरी वाइट या फिर फॉमी या फिर ट्रायंगुलर पैच होता है। किसका, तो केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम का, यानी कि आपकी जो कंजक्टाइवा है पहले से रफ बनी हुई है। ठीक है, यानी कि केरेटिनाइज्ड तो हो ही रही है, ड्राइनेस आ रही है उसमें। ठीक है, और एक प्रकार से डेड की तरफ, नेक्रोटिड की तरफ बढ़ रही है, तो वो केरेटिनाइज्ड तो हो रही है। अब वो जो केरेटिनाइज्ड है उसमें क्या होगा कि राइज्ड सिल्वरी वाइट और फॉमी या ट्रेंगुलर पैचेज के फॉर्म में दिखने लगी, तो उसी को क्या बोल दोगे, बीटोट स्पॉट बोल दोगे। जो कहाँ पे मिलती है, तो मिलती है बल्बर कंजक्टाइवा या फिर इंटरपल्पेब्रल एरिया। ठीक है, यानी कि इन द बल्बर कंजक्टाइवा इन द इंटरपल्पेब्रल एरिया, यानी कि इंटरपल्पेब्रल जो एरिया है उस पर बल्बर कंजक्टाइवा के ऊपर मिलेगी। ठीक है, बीटॉट स्पॉट कहाँ मिलते हैं, तो बल्बर कंजक्टाइवा के ऊपर ही मिलते हैं। आप, मैं इमेज दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इट इज़ यूजली बायलेटरल या टेम्पोरल, लेस चांस होता है कहाँ पे, नेजल साइड में होने का, थोड़ा फ्रीक्वेंसी इसकी कम रहती है, यानी कि दोनों लेटरल साइड में या फिर टेम्पोरल ज़्यादा एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज देखो, ये आपको यहाँ पे वाइटिश दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं एक प्रकार के बीटोट स्पॉट है। ठीक है, अब यही जो इमेज है ये तो नॉर्मल इमेज है, इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, जब इसका स्केच फॉर्म में देखेंगे तो आपको दिखेगा। देखो ये 6 बरस के बच्चे का है। ठीक है, लॉन्ग हिस्ट्री, नाइट ब्लाइंडनेस था, तो फाइन फोमी लाइन ऑफ बीटोट स्पॉट। ठीक, तो इसको जब अपने स्केच रूप में कन्वर्ट किए तो देखो ये जो दिख रहा है आपको फाइन लाइन ऑफ बीटोट स्पॉट, ये तो आपकी कंजक्टाइवा दिख रही है, ये कॉर्निया दिख रहा है। तो ये जो डॉटेड डॉटेड हैं और ये जो लाइनिंग ऐसी दिख रही है, और यही सेम लाइन यहाँ पे भी है। ठीक है, यही सेम लाइन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक, तो ये वाली चीज़ें हो गई। तो ये आपकी, इसके बाद नेक्स्ट इमेज में आपको अच्छे से दिखाता हूँ। एक तो पहली बात आपको ये रहा बीटोट स्पॉट के लिए रिप्रेजेंटेशन। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो ये पूरा वाइटिश दिख रहा है, इस साइड दोनों साइड दिख रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड हो गया। इसके बाद क्या है कि रिंकल कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, इधर भी दोनों साइड। ठीक है, ये तो लीड रिट्रैक्टर है जिससे कि आंखों को खींचा गया है। ठीक है, यानी लीड को रिट्रैक्ट किया गया है। ऐसी ही सेम कंडीशन इधर भी देखो, 4 बरस का बच्चा है, कोरोनिक बेटोट स्पॉट इसमें पाया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे जो साइट है ना, देखो यहाँ पे ये जो साइट है आपको नेचुरली जो क्लिनिक में मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कैसे कि हाँ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसको आप अच्छे से विजुलाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, साइज, लोकेशन, शेप, दे हैव सिमिलर अपीयरेंस। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या है कि इसमें हो क्या रहा है कि एक प्रकार से फॉमी चीजी मटेरियल ऑन द कंजक्टाइवा ऑफ्टन द एसोसिएटेड विद द साइन ऑफ द जेरोप्थेल्मिया। ठीक, तो ये कंडीशन है विटोट स्पॉट के लिए। इसके बाद और देखो, इसमें और क्लियर है, ये फॉमी विटोट स्पॉट दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यही डायग्राम को जो स्केच रूप में लिया है तो ऐसा दिख रहा है। ठीक, इसके बाद ये देखो आपकी कॉर्निया हो गई, कॉर्निया के साइड साइड यानी पेरिफेरल जो कॉर्निया है उसको एसोसिएटेड कर रहा है विटोट स्पॉट से। ठीक है, यहाँ देखो ये जो वाइट चीज़ दिख रहा है कॉर्निया के और इस साइड सेम कंडीशन यही है। ठीक है, तो ये चीजी विटोट स्पॉट ऑन द बोथ साइड ऑफ कॉर्निया, यानी कॉर्निया से एसोसिएटेड यानी उसकी पेरीफेरी पे आपको विटोट स्पॉट दिख रहा है। फिर इसके बाद आप आगे चलते हैं, तो कॉर्नियल जेरोसिस क्या होता है, ठीक है, जिसको X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेरोसिस यानी कि वही सेम चीज़ ड्राइनेस से, अब तक कंजक्टाइवा पे हम थे, कंजक्टाइवा से अब धीरे धीरे अंदर बढ़िए तो कॉर्निया पे आइए। तो अर्ली स्टेज ऑफ कॉर्निया में होता क्या है, देखो अर्ली स्टेज ऑफ कॉर्निया में पेंक्टेट केरेटोपैथी होती है। ठीक है, अर्ली चेंजेस क्या मिलेंगे आपको, तो कॉर्निया के जो पेंक्टेट है, ठीक है, पेंक्टेट केरेटोपैथी मिलने चालू हो जाती है, जो कि क्या है, कहाँ से चालू होता है, तो लोअर नेजल क्वाड्रेंट फॉलोड बाई हेजीनेस या फिर ग्रेनुलर पीबली, ठीक है, ड्राइनेस मिलती है। अब देखो ये जो इमेज दिख रही है, ठीक है, ये जो साइड साइड में है, जैसे कॉर्निया, ये पूरा ब्लैक वाला पोर्शन आपका कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के देखो एज पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ काला, यहाँ काला, ठीक है, ये थोड़ा से आपको दानेदार दिख रहा है ना यहाँ पे, और ये दानेदार थोड़ा सा डस्टी टाइप का, तो ये आपकी क्या हो गई, एक प्रकार से ग्रेनुलर, ठीक है, पीबली ड्राइनेस। ठीक, और स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आपका बिगिन इन द लोअर नेजल क्वाड्रेंट से पहले चालू होता है। ठीक है, लोअर नेजल क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है। अब ये जो इमेज है इसमें कंजक्टाइवल जेरोसिस और कॉर्नियल जेरोसिस दोनों एक साथ ही मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक कंजक्टाइवा की यदि बात करें तो नीचे साइड, और इधर देखो, ठीक, ये पूरा जेरोसिस हो चुका है, ड्राइनेस है, और ये कॉर्निया के देखो तो कॉर्निया में भी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके भी पेरीफेरी पे जेरोसिस की कंडीशन बन रही है। अब रही बात, इससे होता क्या है कि कॉर्निया लेक ऑफ लक्सचर, यानी कॉर्निया की जो चमक होती है, यानी जेरोसिस होना, ड्राइनेस आना, यानी कि उससे चमक तो चली जाएगी। ठीक है, तो कॉर्निया अपनी चमक को खो देती है। अब ये इमेज को ज़्यादा जूम आउट करके समझने के लिए, फिर इसके बाद आते हैं X3A X3B, जिसको कॉर्निया अल्सरेशन या फिर केरेटोमेलेशिया बोलते हैं। अब देखो, अब कॉर्निया से एसोसिएटेड है, पहले तो कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा के बाद कॉर्निया पे उतरे अपन, कॉर्निया में एक तो आ गया अल्सर और दूसरा आ गया केरेटोमेलेशिया, यानी X3A X3B। तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि कॉर्निया का अपन लेयर 5 लेयर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रोमा वाली लेयर होती है 3rd नंबर की, ठीक है, स्ट्रोमा पे डिफेक्ट आता है। ठीक है, अब स्ट्रोमा पे डिफेक्ट आने का मतलब क्या है कि अकर इन द लेट स्टेज ड्यू टू द कोलीलिक्वेटिव नेक्रोसिस, यानी कि एक प्रकार से कोलीलिक्वेटिव नेक्रोसिस बोलने का मतलब टिश्यू तो डेड होगा, लेकिन किस टाइप का, कि वो जब डेड होखेगा तो गल के, यानी गलना या फिर सड़ने जैसा नेक्रोटिक होने चालू होखेगा। ठीक, हम आपको इमेज में दिखाएंगे केरेटोमेलेशिया की जो केसेस हैं इमेज, उसमें आपको एकदम क्लियर होखेगा कि कोलीलिक्वेटिव नेक्रोसिस है क्या, वहाँ पे समझ में आएगा। अब रही बात, ये दो स्टेज एक साथ क्यों हैं, क्योंकि X3A और X3B में बस माइनर सा डिफरेंट है। यदि स्मॉलर साइज है, ठीक है, यानी कि 1 से 3 mm के बीच का है, तो उसके लिए क्या सब प्रयोग किया गया है, यदि अल्सरेशन है तो वो होगी आपकी कॉर्नियल अल्सरेशन। और ये केरेटोमेलेशिया क्या होता है, जब ज़्यादा एरिया होता है, लार्जर जब ज़्यादा है, तो उसको X3B बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें छोटी सी अंतर है, थोड़ा सा देखते हैं क्या है, कि जब स्मॉल अल्सर है, ठीक है, जिसकी साइज इतनी हो गई, अगर पेरीफेरली, ठीक है, वो परिधि पे या किनारे साइड होके गए, उसके लक्षण क्या आने लगे, तो सर्कुलर होगी, ठीक है, स्टीप मार्जिन होकेगा उसका, ठीक है, एकदम शार्प मार्जिन होकेगा, शार्पली डी मार्केटेड। ठीक है, लार्ज अल्सर एंड एरिया ऑफ नेक्रोसिस में एक्सटेंड सेंट्रली, या तो सेंट्रली होकेगा या इन्वॉल्व इंटायर द कॉर्निया, या सेंटर में होकेगा या फिर पूरा कॉर्निया को इन्वॉल्व करके रखेगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन होती है तो आपको ट्रीटमेंट इमीडिएट देना पड़ेगा। ठीक है, यदि स्ट्रोमा डिफेक्ट इन्वॉल्विंग लेस देन 1/3 ऑफ कॉर्निया, बस यही ध्यान रखने की चीज़ है, यदि कॉर्निया को लेस 1/3 कॉर्निया इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो X3A है। और यही क्या है,
ये जो कंडीशन है वो यूजली हील हो सकता है या फिर विजन आपकी मेंटेन बन सकती है, रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यही जब लार्जर स्टोमा डिफेक्ट होता है जिसमें कि X3B जिसको बोलते हैं उसमें क्या होता है, जनरली जो रिजल्ट आता है वो ब्लाइंडनेस का रहता है। यानी कि आप X3A और X3B को क्या समझे, यदि कॉर्निया के अंतर्गत, यदि स्ट्रोमा लेयर के अंतर्गत डिफेक्ट आ रहा है, यदि वो डिफेक्ट 1 से 3 mm के अंतर्गत का है तो वो क्या हो गई X3A। यदि वही ज़्यादा लार्जर है यानी होल कॉर्निया को इन्वॉल्व कर रहा है तो वो हो गई आपकी X3B। अब इसको इमेज से समझते हैं। देखो ये जो पहली कंडीशन है इसमें छोटा सा है, छोटे साइज का है, ठीक है। तो ये आपकी होगी क्या है, जेरोप्थेल्मिया स्टेज X3A, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है जो कि लेस देन 1/3 सरफेस एसोसिएटेड किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है X3B यानी केरेटोमेलेसिया की कंडीशन। इसमें देखो लार्जर एरिया का है, ठीक है, कॉर्निया का इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको यानी 1/3 से ज़्यादा हिस्सा कवर करके रखा है, तो इसलिए इसको क्या, केरेटोमेलेसिया। अब इन्हीं डायग्राम को जो यहाँ पे जो शब्द है कोलीलिक्वेटिव नेक्रोसिस, इसको समझने के लिए देखो, ये रहा आपका 3 वर्ष का बच्चा है, उसको केरेटोमेलेसिया विथ ग्रेइस जेली लाइक बल्जिंग कॉर्निया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको आइरिस एंड लेंस है पुश्ड फॉरवर्ड इनटू द कॉर्निया, देखो पुश हो गया, बाहर की तरफ निकल गया, ऐसा हो गया है, ठीक। अब यही इसी का स्केच फॉर्मेट बल्जिंग कॉर्निया दिख रहा है, केरेटोमेलेसिया की कंडीशन है, ठीक है। तो एज ए न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ओरिजिन if the child develop an infective disease the cornea may be becomes increasingly damaged, ठीक है। तो जो ड्राइनेस में भी क्विकली गिव अवे सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया, ठीक है, जिसको कोरेटोमेलेसिया बोलते हैं, ठीक है। केरेटोमेलेसिया यानी कि प्रकार से कि लिक्विफिकेशन टाइप का होना, ठीक है, लिक्विफाई होने लगना, ठीक है। बल्जिंग एंड रप्चर ऑफ कॉर्निया में भी फॉलो, ठीक, एक ये कंडीशन हुआ। अब क्या है कि पहले तो आपको ऐसी दिखी, अब क्या है संकन आइबल फॉलोइंग केरेटोमेलेसिया। यदि लंबे समय तक ऐसा रहेगी तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो संकेन हो जाएंगी, यानी कि धंसने चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वर्ष का बच्चा है जिसकी ब्लाइंड है फॉर 2 years, द अदर आई इज आल्सो ब्लाइंड। तो ये कंडीशंस है जिसमें आपको ये देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको जो केस है वो समझना है कि क्या है, केरेटोमेलेसिया की केस है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं XS यानी कि कॉर्नियल स्कार के ऊपर। अब देखो स्कार जो है नॉर्मल बॉडी में देखा जाए, ठीक है, तो यदि स्कार कहीं भी बनता है, कहीं आपको इंजरी होती है हाथ पे पैर पे, यदि वहाँ स्कार बन रहा है तो दैट्स ओके, वो खुद से हीलिंग करेगा, हल्का से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से हीलिंग होगी, स्कैब बनेगा और स्कैब झड़ जाएगा, कुछ दिनों में आपका हीलिंग हो गया। लेकिन यही जब कॉर्निया पे होती है तो वो चीज़ें ज़्यादा हार्मफुल होती है। यानी आपने जुडिशरी के अंतर्गत पढ़ा होगा कि यदि कि कॉर्निया पे यदि कोई भी एब्रेजन कंट्यूजन भी होता है, नॉर्मल सा स्किन के ऊपर एब्रेजन कंट्यूजन होता है तो वो ज़्यादा उसमें नहीं है, ठीक है, ऑफेंसिव केस में नहीं आएगा। लेकिन यदि कॉर्निया के ऊपर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक प्रकार से उस पर जो आईपीसी की धारा लगती है वो ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो वैसी है कॉर्नियल स्कार, यानी कि स्कार कहाँ बन रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आई के ऊपर स्कार बन रहा है और स्कार के द्वारा हीलिंग हो रही है, ठीक है, कॉर्निया के ऊपर, लेंस के ऊपर, ठीक है, तो वो ज़्यादा डैमेज पहुंचाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है XS यानी कि कॉर्नियल स्कार, हीलिंग ऑफ स्ट्रोमा डिफेक्ट, यानी कि अभी तक हमने यही देखा कि स्ट्रोमा में डिफेक्ट था तो आपको X3A X3B बनी स्थितियाँ पैदा हुई। अब जब उसका हीलिंग होने चालू हुआ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉर्नियल स्कार बनेगा। अब वो जो कॉर्नियल स्कार बनेगा वो डिफ्रेंशिएट द डेंसिटी एंड साइज। अब वो कॉर्नियल स्कार कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसकी साइज क्या है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे मायने रखेगा। अब देखो कि कॉर्नियल स्कार कितना हार्मफुल पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, ये चीज़ें उस पर मायने करेगी। विच में या मे नॉट कवर द पुपुलरी एरिया, ठीक है। यदि पुपुलरी एरिया को यदि कवर करता है, नहीं करता है, उस पर उसकी विजन लॉस होगी या लॉस नहीं होगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं जो कि कॉर्नियल ओपेसिटी कॉज करती हैं। जैसे आपको इमेज में काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे स्कार की कंडीशन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या दिख रहा है, कॉर्निया पूरी की पूरी कैसी हो गई है, एकदम डस्टी टाइप की हो गई है। और यहाँ पे देखो इंजरी के लिए, ठीक है, तो कॉर्नियल स्कार फॉर्मेशन हो रहा है।
अब इसके बाद इसको और अदर देखते हैं कि देखो 4 वर्ष का बच्चा है और मीजल से अफेक्टेड था, ठीक है। तो इन्फेक्टिव कोजेज भी आपको पता है, इटियोलॉजी में मैंने बताया था कि एक तो एब्जॉर्प्शन, फिर या फिर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है PEM का, और फिर एक लास्ट में आपका इन्फेक्शन था। तो यदि मीजल्स का इफेक्टेड बच्चा है, ठीक है, उसके कंडीशन में क्या होता है कि सी इज लेफ्ट विथ अ सेंट्रल स्कार ऑन हर कॉर्निया। वो इन्फेक्शन तो हुआ, जब वो ठीक हुआ तो उसके बाद से कॉर्निया पे स्कार छोड़ के चला गया, और जो कि सेंट्रल स्कार है, यानी कि आपकी पिपुलरी एरिया को भी कवर करेगा। और यही चीज़ें सेम यहाँ पे देखो स्ट्रेप्टोफाइलोमा की कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या है, 4 वर्ष का बच्चा है, उसका कॉर्निया कम्प्लीटली स्कार्ड, पूरी तरह से स्कार्ड हो चुकी है, ठीक है, और इसकी वजह से वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन है, यानी कि स्कार बनना, ठीक है, हीलिंग होना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पे हो रहा है ये ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। यदि कॉर्निया से लेंस से एसोसिएटेड है तो वो फिर आपको ब्लाइंड भी कर सकता है, यानी कि ताउम्र आप अंधेपन भी के शिकार बन सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें XFC, यानी कि ऑप्थेल्मिक बोल सकते हो या फिर जेरो ऑप्थेल्मिक फंडस। इसमें क्या है कि लास्ट स्टेज अपन फंडस तक पहुंच गए, यानी कि धीरे धीरे डिफॉर्मिलिटी जो है आपके फंडस तक पहुंच गई। तो इसमें आपको सीड लाइक राइज्ड वाइटिस लीजन, ठीक है, स्केटर्ड यूनिफॉर्मली ओवर द फंडस, यानी जो फंडस की रीजन है उसके ऊपर आपको सेगो ग्रेन्स, यानी कि साबूदाने की तरह छोटे छोटे दाने, ठीक है, सीड लाइक वाइटिस अपीयरेंस दिखाई देने लगती है, ठीक। तो ये आपकी आ गई जेरोप्थेल्मिक फंडस, यानी कि सबसे अंदर का बात की बात करें तो लास्ट में ए स्टेज आती है। अब इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है कि एक तो लोकल ओकुलर थेरेपी कर दो, यानी कि जो चीज़ है जेरोसिस की कंडीशन है तो उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करो, ठीक है। केरेटोमेलेसिया है तो उसको हटाने की कोशिश करो, ठीक। या फिर विटामिन ए की थेरेपी चलाओ, ठीक। या फिर ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कंडीशन है कि कौन सी कंडीशन है, यानी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो, वैसे सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल ओकुलर थेरेपी, तो इसमें क्या है, यदि कंजक्टाइवल जेरोसिस है तो आप आर्टिफिशियल टीयर दो, ठीक है। यानी ड्राइनेस समझ रहे हो ना, आंखों में यदि ड्राइनेस है तो आप आर्टिफिशियल टीयर लगाओ, टीयर दो। कैसे दोगे, तो आंसू आपको बाहर से देना पड़ेगा। तो 0.7% हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेलुलोज होता है, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो आर्टिफिशियल टीयर के तौर पे, या फिर 3% का जो होता है 0.3% का हाइप्रोमेलोलोस, ठीक है, शुड बी इंस्टॉल एवरी 3 से 4 घंटे पे, ठीक है। आपको मतलब आर्टिफिशियल टीयर जो है 3 से 4 घंटे पे, आप कंजक्टाइवल जेरोसिस की कंडीशन है तो आप 3 से 4 घंटे पे लेते रहो, तो आपको वो जो एबनॉर्मलिटी है उससे थोड़ी सी रिलीफ रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेज ऑफ केरेटोमेलेशिया, ठीक है, तो फुल फ्लेज्ड ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की तरह करो, ठीक है। जैसे बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर को ट्रीट करते हो आप वैसे ही फुल फ्लेज इसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करो। तो ये हम लोकल ओकुलर थेरेपी पढ़े। यदि जेरोसिस की कंडीशन यानी जेरोप्थेल्मिया की कंडीशन बन रही है, ठीक है, तो उसमें आप धीरे धीरे लोकल ओकुलर थेरेपी में ये दो चीज़ें हमने आपको बताई। इसके बाद विटामिन ए की थेरेपी चालू करो, यानी कि कब, जब आपको पता चला कि XN स्टेज है, X1A, X1B, X2, X3A और X3B है, यहाँ तक यदि कंडीशन पहुँच चुकी है तो इसमें आपको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विटामिन ए का, ठीक है। अभी इसको कैसे देना है, कितना देना है, उसको पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ऑल पेशेंट एबव वन, एक बार इससे यदि कोई बड़ा है, ठीक है, पेशेंट है, किसको छोड़ के, तो वुमेन रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन्स को छोड़ के, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए का ओरली डोज देना है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यदि इंट्रामस्कुलर यूज करना है तो आपको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने डायग्नोस किया कि हाँ दिस पेशेंट इज सफ़र फ्रॉम द जेरोप्थेल्मिया, देन यू कैन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, विटामिन ए का ओरली दो। और वही चीज़ें यदि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आप इमीडिएट डायग्नोस किए हो तो इंट्रामस्कुलर दो, लेकिन कब तक, द फॉलोइंग डे एंड 4 वीक लेटर, ठीक। तो आपको रिपीट करना है कब कब, तो 4 सप्ताह के बाद रिपीट करना रहता है, ठीक। इसके बाद हमने यहाँ पे छोड़ा क्या था कि एक्सेप्ट वोमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज। अब उनके लिए क्या अलग से है, तो उनके लिए अलग से ये है कि द रिप्रोडक्टिव एज की हो या फिर प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं हो। उनके कंडीशन में क्या होता है कि अब किस लेवल तक है, ठीक है। देखो नाइट ब्लाइंडनेस XN की कंडीशन, कंजक्टाइवल जेरोसिस X1A और बेटाइट स्पॉट X1B, ठीक है, यहाँ तक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, 10,000
इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए का ओरली डोज देना, जो कि एक शुगर कोटेड टेबलेट रहेगा, जो कि 2 वीक्स के लिए। तो उनके लिए कुछ अलग है थेरेपी, ठीक है, उनकी फिजियोलॉजी बॉडी के मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए। तो ये हो गई, यानी कि पहली वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज एंड प्रेग्नेंट या फिर नहीं है, इन अवस्थाओं में क्या करना है कि कहाँ तक X1B तक की स्टेज तक, ठीक है, यानी XN से चालू करो और पहुँच जाओ X1B तक का, यानी कि बिटोट स्पॉट तक की स्टेज है, तो वहाँ तक का है तो उसको डेली ट्रीटमेंट के तौर पे आप क्या करना है, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए जो कि ओरली देना है, किसके साथ, वो शुगर कोटेड टेबलेट के साथ 2 सप्ताह तक। तो एक ये स्टेज हो गया। यदि और भी स्टेज है, जैसे कॉर्नियल जेरोप्थेल्मिया की कंडीशन, यानी कि यहाँ तक तो ऊपर वो सुपरफिशियल था, यदि कॉर्नियल जेरोप्थेल्मिया की भी इन्वॉल्व है, तब उसको क्या करना है, जैसे जो पहले की हमने थेरेपी बताई थी, ऐसे ही सेम डोज यूज करना रहेगा उसके कंडीशन में भी। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन, यानी कहने का मतलब है कि यदि डायरिया से सफ़र कर रहा है, डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रहा है, या फिर कोई मीजल्स मम से सफ़र कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट होगी उसको हमें सोचना पड़ेगा। फिर इसके बाद अपन देखते हैं प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट द जेरोप्थेल्मिया, यानी प्रोफाइलैक्सिस यानी कि बचाव क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि जेरोप्थेल्मिया ना बने, यानी कि इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अपना, गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, ठीक है। तो एक होता है शॉर्ट टर्म अप्रोच। शॉर्ट टर्म अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो शेड्यूल ऑफ विटामिन ए वैक्सीनेशन है उसको फुलफिल करवाओ। 9th महीना में क्या होता है, एक इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, फिर इसके बाद अपने 18 या 16 मंथ में क्या होता है कि 2 इंटरनेशनल यूनिट, फिर इसके बाद उसको रिपीट करना रहता है। तो वो सारी चीज़ें जो शेड्यूल है, ठीक है, जो शेड्यूल बनाया गया है विटामिन ए का वैक्सीनेशन का, उसको आप फुलफिल करो। तो ये शॉर्ट टर्म अप्रोच हो गया। मीडियम टर्म अप्रोच क्या होता है कि फूड फोर्टिफिकेशन गवर्नमेंट करवाए, ठीक है, यानी कि वो सारे फूड का पैदावार कराए जिसमें विटामिन ए रिच है, या फिर जीन थेरेपी से विटामिन ए का डोमिनेंट करवाए, किसी राइस में विटामिन ए को इम्प्लांट करवा के उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़वाए, यानी फूड फोर्टिफिकेशन करो। वो मॉडरेट टर्म ऑफ अप्रोच होता है। एक लॉन्ग टर्म ऑफ अप्रोच क्या है कि इंसान को पता ही नहीं कि किस में विटामिन ए है, किस में नहीं है, ठीक है, यानी कि उनकी लाइफ स्टाइल से जो विटामिन ए से रिच फूड है उसको इंटेक्ट करवाओ, उसको अवेयर करो, एजुकेट करो। दैट्स आर लॉन्ग टर्म अप्रोच। क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा तो आप कितना बेहतर क्या दे रहे हो, उनसे वो ट्रीट नहीं हो सकते। उनको पहले अवेयर करना या फिर एजुकेशन या कैरिकुलम एक्सेट्रा से मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें हैं, ओवरऑल हम जेरोप्थेल्मिया कवर किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बार मैं समअप भी कर देता हूँ, इतना जल्दी जाने की क्या है। चलिए देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें क्या क्या कवर किए, तो सबसे लास्ट चालू करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस देखें, यानी कि बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बचाव को 3 स्टेज में अपन देखें, शॉर्ट टर्म अप्रोच, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म अप्रोच। फिर इसके बाद ट्रीटमेंट हम लोग देखें, ठीक है। तो ट्रीटमेंट को 3 स्टेज पे, एक तो लोकल ऑकुलर थेरेपी कर दो, या फिर विटामिन ए की थेरेपी लो, या फिर ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद सारी जो स्टेजेस थी, फंडस की स्टेजेस थी, जिसमें कैसे सीड लाइक या फिर सेगो ग्रेन लाइक वाइटिस अपीयरेंस दिख रहा था, ठीक। इसके बाद कॉर्नियल अस्कार बनना बॉडी में सही है, लेकिन कॉर्निया के ऊपर बनना थोड़ा से आपको ब्लाइंडनेस की तौर पे लेके चला जाएगा। फिर इसके बाद मलेशिया की कंडीशन हमने आपको बताई, ठीक, केरेटोमेलेशिया हो गई। फिर कॉर्नियल अल्सर हो गया, यदि साइज छोटा है तो उसको कॉर्नियल अल्सर के अंतर्गत X3A के अंतर्गत काउंट करो, यदि ज़्यादा बड़ा हो गया तो केरेटोमेलेशिया के अंतर्गत काउंट करो, ठीक है। फिर कॉर्नियल जेरोसिस थी, तो इसमें क्या था कि पेंक्टेट केरेटोपैथी चालू हो जाती है, ठीक है, जो कि आपके लोअर नेजल पार्ट से स्टार्ट होता है। फिर बिटोट स्पॉट के बारे में अपन बात की है, ठीक है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ कंजक्टाइवल जेरोटिक प्रोसेस ही है, ठीक है, उसी का डेवलप्ड स्टेज जो होता है उसमें बेटोट स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है, जो कि कैसे होता है, राइड होता है, सिल्वरी होता है, वाइट फॉर्मी ट्रेंगुलर पैचेज के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक। ये रही जेरोसिस, कंजक्टाइवल जेरोसिस की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है कि आँख की जो कंजक्टाइवा है उसकी ड्राई लस्टरलेस हो जाती है, नॉन वेटेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखती है, और जनरली कहाँ मिलता है, टेम्पोरल क्वाड्रेंट में, ठीक है, नेजल क्वाड्रेंट में भी मिलते हैं, ठीक है। यदि ज़्यादा अफेक्ट करता है तो पूरा बल्बर कंजक्टाइवा को भी एसोसिएटेड रहता है, और सबसे पहला जो था वो नाइट ब्लाइंडनेस की स्टेज थी। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन देखे WHO के 1976 के अनुसार, ठीक है। फिर ईटियोलॉजी में अपन 4 ही फैक्टर देखे थे, ठीक है, डाइटरी डेफिशिएंसी, डिफेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन, प्रोटीन, ठीक है, और PEM का कंडीशन। और डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में भी अपन को क्या कवर करना है, तो ऑल द ऑकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो कि साथ में स्ट्रक्चरल चेंजेज और बायोफिजिकल डिसऑर्डर ऑफ रेटिना, रोड एंड कोन सब एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर बेसिक फंडामेंटल ऑप्थेल्मोलॉजी देखे, जिसमें सिस्टेमिक के अंतर्गत हम इसको पढ़े।
चलिए, तो सम अप भी कर दिया मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।